रात का वक्त था। आसमान बादलों से घिरा हुआ, दूर कहीं बिजली की हल्की हल्की चमक और हवा में नमी की ठंडी खुशबू। गांव की पगडंडी से चलते हुए जैसे ही मैं चौपाल के पास पहुंचा तो कानों में ढोलक की धीमी थाप और लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। गांव की चौपाल मिट्टी के बड़े से खुले आंगन में लगी पुरानी नीम की छांव के नीचे बैठने की जगह। चारों तरफ कच्चे घर, उनके ऊपर लाल मिट्टी की छतें और बीच में टिमटिमाती लालटेन की लौ। आज की रात कुछ खास थी क्योंकि बारिश के मौसम में चौपाल पर सब इकट्ठा होते थे कहानियां सुनने। बारिश की बूंदें धीरे धीरे छप्पर पर गिर रही थीं। टप टप टप। ठंडी हवा का झोंका हर किसी को ठिठुरन दे रहा था, लेकिन चौपाल पर जलते अलाव के चारों ओर बैठे लोग एक दूसरे के करीब खिसकाए थे। बच्चे अपनी माँओं की गोद में दुबके थे और बुजुर्ग अपने गमछे से सर ढके बैठे थे। ऐसे मौक़ों पर गांव के बुजुर्ग किस्सागो दादा ठाकुर हमेशा कहानी सुनाते थे। उनकी मोटी सफ़ेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा और गहरी आंखों में जैसे अतीत के कितने ही किस्से दबे रहते। जब वो अपनी भारी आवाज़ में कहानी शुरू करते तो पूरा गांव जैसे सांस रोक कर सुनता। आज भी सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। लालटेन की हल्की पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी और उनकी आवाज़ गूंजी, अरे बच्चों, आज तुम सबको मैं पुरानी कहानी सुनाऊंगा। उस ज़माने की जब ना बिजली थी ना मशीनों का शोर, बस इंसानों के दिल और मिट्टी की खुशबू में ज़िंदगी बसती थी। सुनते ही बच्चे तालियां बजाने लगे और औरतों ने मुस्कुराकर अपनी साड़ियों का पल्लू ठीक किया। दूर कहीं से मेंढकों की टर टर की आवाज़ भी आ रही थी, जैसे वो भी कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो। ने गला साफ किया और कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हमारे गांव जैसा ही। गांव के बीचों बीच एक तालाब था जिसके किनारे बच्चे दिन भर खेला करते थे और औरतें पानी भरने जाया करती थी। उसी गांव में रहते थे रामलाल, सीधा सादा किसान, जिसके पास जमीन कम थी लेकिन दिल बहुत बड़ा था। रामलाल दिन भर खेतों में काम करता और रात को चौपाल पर बैठकर सबको अपने खेत की बातें सुनाता। लेकिन उसकी एक ख्वाहिश थी, वो चाहता था कि उसका बेटा मोहन पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बने। गांव के लोग कहते, अरे रामलाल, खेती ही असली काम है, पढ़ाई से पेट थोड़े भरता है। पर रामलाल मुस्कुराकर कहता, नहीं भाई, कल का ज़माना बदल रहा है, मेरा मोहन किताबों से दुनिया देखेगा। उसी दौरान गांव पर एक अजीब सी मुसीबत आई। लगातार बारिश हुई, तालाब लबालब भर गया और खेत डूबने लगे। लोगों की फसलें बर्बाद हो रही थी और चारों ओर चिंता का माहौल था। गांव वाले चौपाल पर बैठकर चर्चा करने लगे। कोई कहता देवी को मनाओ, कोई कहता नदी पर बांध बनाओ। लेकिन रामलाल चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में चिंता तो थी, मगर कहीं गहराई में उम्मीद की भी चमक थी। वो जानता था कि मुसीबतें आती हैं, लेकिन इंसान अगर मिलकर खड़ा हो तो रास्ता खुद निकलता है। उस रात चौपाल पर दादा ठाकुर की आवाज़ और धीमी हो गई। उन्होंने कहा, देखो बच्चों, असली ताकत ना तो पैसा है ना ही सत्ता। असली ताकत है इंसान का धैर्य और भरोसा। उनकी ये लाइन सुनते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। बारिश की बूंदें तेज हो गई, टप 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 टप, जैसे आसमान भी उस कहानी में अपनी धुन जोड़ रहा हो। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती गई। मोहन की पढ़ाई, रामलाल की मेहनत
और गांव की जद्दोजहद का सिलसिला। कभी तालाब की चमचमाती लहरें कहानी में जुड़ जाती, तो कभी लालटेन की हल्की रोशनी। बच्चे नींद में आंखें मलने लगे, लेकिन कान अब भी दादा ठाकुर की आवाज़ पर टंगे थे। औरतें अपने छोटे बच्चों को थपकियां देते हुए कहानी सुनती रही। चौपाल की मिट्टी की महक और जलते अलाव की गर्मी में सब एक अलग ही दुनिया में खोते जा रहे थे। उस रात की चौपाल सिर्फ कहानी सुनने की जगह नहीं थी, वो जैसे जिंदगी का आईना थी, जहां हर इंसान अपने हिस्से की यादें ढूंढ रहा था। कोई अपने बचपन को याद कर रहा था, कोई अपने खोए हुए सपनों को। और कहानी अब असली मोड़ पर पहुंचने वाली थी। दादा ठाकुर ने गहरी सांस ली और कहा, अब सुनो, आगे क्या हुआ जब बारिश थमी और गांव वालों को सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा। दादा ठाकुर ने जब ये कहा कि अब सुनो, आगे क्या हुआ जब बारिश थमी और गांव वालों को सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ा, तो चौपाल पर बैठे सब लोग जैसे एकदम और नजदीक आ गए। लालटेन की लौ थोड़ी कांपी, हवा का झोंका आया और नीम की पत्तियां सरसराने लगी। दूर कहीं मेंढक अपनी ताल में टर टर कर रहे थे और तालाब का पानी धीमी आवाज में बह रहा था। पूरा माहौल कहानी में डूबा हुआ था। बारिश आखिरकार थम चुकी थी, लेकिन गांव के खेतों में पानी भर गया था। धान की नाजुक फसलें डूब गईं और सबकी मेहनत पर जैसे पानी फिर गया। लोग मायूस थे, किसी के घर में अनाज कम था तो कोई कर्ज के बोझ से दबा हुआ। ऐसे वक्त में चौपाल ही जगह थी जहां सब मिलकर सोचते, बोलते और रोते भी थे। रामलाल भी वहां बैठा था। उसके कपड़े मिट्टी और बारिश की बूंदों से गीले थे, लेकिन चेहरे पर अब भी वही शांत जज्बा। उसने गांव वालों से कहा, भाइयों, दुख की घड़ी है, पर ये समय डरने का नहीं, साथ खड़े होने का है। हम मिलकर काम करेंगे तो खेत फिर से हरे होंगे। गांव के कुछ लोग बोले, अरे रामलाल, ये बातें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन बिना पैसे, बिना बैलों के कैसे होगा? फसल गई, घर में खाने तक का संकट है, ऊपर से बच्चे भूखे हैं। ये सुनकर चौपाल पर एक गहरी चुप्पी छा गई। आग की आंच थोड़ी और तेज की गई और उसकी लाल लपटें सबके चेहरों पर पड़ने लगी। तभी दादा ठाकुर बोले, देखो बेटा, उम्मीद ही सबसे बड़ा सहारा है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, इंसान अगर हिम्मत ना हारे तो रास्ता निकल ही आता है। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि सबका दिल कुछ हल्का हो गया। बच्चे अब तक उनींदी आंखों से अपनी माओं की गोद में लेटे थे और हवा की ठंडक उन्हें धीरे धीरे नींद की तरफ ले जा रही थी। कहानी मोहन की ओर बढ़ती है। मोहन रामलाल का बेटा उस समय छोटा ही था, लेकिन उसके मन में पढ़ाई का जुनून था। वो गांव की टूटी फूटी पाठशाला में जाता, जहां एक ही मास्टर जी थे जो सब बच्चों को एक ही कमरे में बैठाकर पढ़ाते। कभी खड़िया से मिट्टी की दीवार पर लिखते तो कभी लकड़ी की तख्ती पर। मोहन रोज स्कूल से लौटकर अपने पिता से कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, सबको पढ़ाऊंगा। रामलाल उसे सीने से लगाकर मुस्कुराते और कहते, हाँ बेटा, तू तो गांव की रोशनी बनेगा। लेकिन बाढ़ के बाद हालात इतने बिगड़े कि कई बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। कोई अपने बाप के साथ खेत में लग गया तो कोई काम ढूंढने शहर चला गया। मोहन भी डगमगाया, लेकिन रामलाल ने उसे पढ़ाई छोड़ने नहीं दी। वो कहते, मोहन बेटा, खेती बर्बाद हो सकती है, घर उजड़ सकता है, लेकिन ज्ञान कभी नहीं डूबता। जिसके पास शिक्षा है, उसके पास पूरा संसार है। ये बातें चौपाल पर बैठे सभी लोग सुन रहे थे और दादा ठाकुर धीरे धीरे आगे की कहानी बुनते जा रहे थे, जैसे किसी जादूगर के हाथों से धागे निकलते हों। समय बीता, गांव धीरे धीरे संभलने लगा।
लोगों ने तालाब की सफाई की, खेतों की मेढ़ें ऊंची की और मिलकर दोबारा बीज बोए। धीरे धीरे हरियाली लौट आई, लेकिन असली हरियाली थी बच्चों की आंखों में, क्योंकि मोहन जैसे कुछ बच्चों ने पढ़ाई जारी रखी थी। गांव की शामें फिर से चौपाल पर बीतने लगी। लालटेन की रोशनी में बुजुर्ग बातें करते, औरतें बुनाई करती और बच्चे खेलते हुए कभी दादा ठाकुर की गोद में चढ़ जाते। एक शाम की बात है, मोहन अपने बाबा के साथ चौपाल पर आया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसके पन्ने बारिश से भीगकर सिकुड़ गए थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने सबके सामने खड़े होकर पढ़ना शुरू किया। लोग हैरान थे कि छोटा सा लड़का कितनी साफ आवाज में बड़े बड़े शब्द पढ़ रहा था। कुछ बूढ़े तो आंसू तक पहुंचने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद यही लड़का आगे चलकर गांव का भविष्य बदलेगा। उस रात चौपाल पर अलाव की आंच में सिर्फ लकड़ी नहीं जल रही थी, वहां उम्मीद जल रही थी। और दादा ठाकुर ने अपनी भारी आवाज में कहा, बच्चों, बचपन की पढ़ाई ही इंसान की असली पूंजी है। मोहन जैसा हर बच्चा अगर अपने सपनों को पकड़े रखे तो कोई आंधी, कोई बाढ़ उसे हिला नहीं सकती। ये सुनते सुनते बच्चों की पलकें झुकने लगी। औरतें धीरे धीरे अपने आंचल से बच्चों को ढकने लगीं। हवा में ठंडक और मिट्टी की खुशबू थी, और तालाब के किनारे से आती झींगुरों की आहट जैसे कहानी का संगीत बन रही थी। कहानी अब धीरे धीरे गहरे मोड़ पर पहुंच रही थी। मोहन बड़ा हो रहा था, उसका सपना और मजबूत होता जा रहा था, लेकिन गांव की मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। कभी अकाल, कभी बीमारी और कभी शहर से आई लालच की हवाएं। और अब दादा ठाकुर उस मोड़ की तरफ कहानी ले जा रहे थे, जहां गांव और मोहन की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला था। उन्होंने लालटेन की लौ को देखा, फिर सबकी तरफ मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, अब सुनो असली किस्सा, जब मोहन की पढ़ाई और गांव की इज्जत दोनों दांव पर लगी। दादा ठाकुर ने लालटेन की लौ को सीधा किया और उनकी भारी आवाज ने फिर सबको खींच लिया। उन्होंने कहा, तो बच्चों, अब असली किस्सा शुरू होता है, जब मोहन की पढ़ाई और हमारे गांव की इज्जत दोनों दांव पर लगी। वक्त बीतते बीतते मोहन किशोर हो चुका था। उसके चेहरे पर मासूमियत के साथ एक गहरी समझ भी आने लगी थी। गांव वाले भी अब उसे अलग नजर से देखने लगे थे, क्योंकि वो सबसे पढ़ा लिखा था। लेकिन तभी गांव पर एक और आफत आ गई। इस बार ना तो बाढ़ थी, ना अकाल। ये आफत थी शहर की चालाक नजर। कुछ बनिए लोग गांव आए और बोले, तुम्हारे खेत बेच दो, यहाँ कारखाना बनेगा, तुम्हें काम भी मिलेगा और पैसा भी। कुछ गांव वाले लालच में पड़ गए। उन्हें लगा कि शहर का काम आसान है, खेत में पसीना बहाने से बेहतर है। लेकिन रामलाल ने साफ कह दिया, खेती हमारी जान है, इसे बेचना मतलब अपनी जड़ों को काट देना। मोहन ने पहली बार अपने बाबा को इतना गुस्से में देखा। उसने सोचा, अगर गांव वाले अपनी जमीन बेच देंगे तो आने वाली पीढ़ी कहाँ जाएगी। वो उसी रात चौपाल पर गया और सबके सामने बोला, आप लोग पैसों के पीछे मत भागो, हमारे खेत ही हमारी असली दौलत है। अगर कारखाना आया तो बच्चे धुएं में पलेंगे, खेत बंजर हो जाएंगे। हमें मेहनत करनी है, पर अपने गांव को नहीं छोड़ना। उसकी बातें सुनकर सब चुप हो गए। कुछ लोगों के दिल पिघले, पर कुछ ने कहा, अरे तू बच्चा है मोहन, ये बातें तेरे बस की नहीं, पढ़ लिख ले, बाकी बड़े लोग देख लेंगे।
यही वो पल था जब मोहन ने ठान लिया कि वो सिर्फ पढ़ेगा ही नहीं बल्कि अपने गांव को सही रास्ता भी दिखाएगा। संघर्ष की शुरुआत। मोहन की पढ़ाई आसान नहीं थी। पाठशाला में किताबें कम थी, मास्टर जी भी अक्सर बीमार पड़ जाते, तो वो गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर खुद पढ़ाई करता। कभी टूटी तख्ती पर गणित के सवाल लिखता, तो कभी नदी किनारे बैठकर इतिहास की कहानियां रटता। उसका सपना बड़ा था। वो चाहता था कि गांव में एक ऐसी बड़ी पाठशाला बने जहां हर बच्चा पढ़ सके, लेकिन इसके लिए पैसे चाहिए थे और मोहन के पास तो खुद के लिए चप्पल तक ठीक से नहीं थी। कई बार वो बिना चप्पल के ही स्कूल चला जाता। पैरों में कांटे चुभते, पर उसकी आंखों में चमक बनी रहती। गांव वाले उसे देखकर कहते, देखो रामलाल का बेटा पागल है पढ़ाई के पीछे। पर रामलाल चुपचाप गर्व से मुस्कुरा देते। उन्हें पता था कि बेटा सही राह पर है। गांव की परीक्षा। इसी बीच एक दिन तहसील से खबर आई कि गांव की जमीन का बड़ा हिस्सा कारखाने के लिए अधिग्रहित होने वाला है। गांव में हंगामा मच गया। कुछ लोग बोले, चलो अच्छा है, हमें पैसा मिलेगा। कुछ बोले, नहीं, खेत बिक गए तो हमारा क्या होगा। फैसला करने के लिए अफसर गांव आए। चौपाल पर सब इकट्ठा हुए। अफसर ने पूछा, तुम्हें नौकरी और पैसा चाहिए या ये पुरानी मिट्टी? सबकी नजरें झुक गई। कोई हाँ करता तो कोई ना। तभी मोहन आगे बढ़ा और बोला, साहब, ये मिट्टी पुरानी नहीं है, ये हमारी माँ है। आप हमें कागज पर नंबर दिखा रहे हैं, लेकिन इस मिट्टी से हमारे बच्चों की भूख मिटती है। हम अपने खेत नहीं बेचेंगे। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया कि ये किशोर इतना साहस कैसे कर सकता है। अफसर भी चौंक गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू पढ़ा लिखा है, सोच समझ कर बोल। मोहन ने जवाब दिया कि हाँ साहब, पढ़ाई ने ही सिखाया है कि जो अपने घर और खेत को बेच देता है वो अपनी आत्मा को बेच देता है। हम गरीब हैं पर जमीन से अमीर हैं। ये सौदा हमें मंजूर नहीं। चौपाल पर तालियों की आवाज गूंज उठी। गांव वाले जो पहले डगमगा रहे थे अब मोहन के साथ खड़े हो गए। अब लीजिए अगली बारी मोहन का सपना और बड़ी चुनौती। उस दिन के बाद मोहन गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी चुनौती थी। अगर पढ़ाई बीच में छूट गई तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। वो रोज सुबह खेत में काम करता और दोपहर को स्कूल जाता। रात में चौपाल पर लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार नींद से आंखें बंद होने लगती, लेकिन बाबा रामलाल धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, थोड़ा और पढ़ ले बेटा, यही तेरा असली धन है। गांव के बच्चे भी अब मोहन को देखकर प्रेरित होने लगे। कभी वो उन्हें अक्षर लिखना सिखाता, कभी गणित के पहाड़े। धीरे धीरे उसकी छोटी सी टोली बन गई जो पूरे गांव की उम्मीद थी। लेकिन शहर के लोग हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने फिर चाल चली। कहा, ठीक है, खेत मत बेचो, पर बच्चों को हमारे कारखाने में काम करने भेज दो, उन्हें मजदूरी मिलेगी। ये सुनकर कई गरीब परिवार डगमगाने लगे। मोहन जानता था कि अगर बच्चे मजदूरी में लग गए तो पढ़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने चौपाल पर सबको समझाया, भाइयों, पैसा आज चाहिए, लेकिन शिक्षा हमेशा काम आएगी। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कल गांव खुद कारखाना बना सकता है। दूसरों के लिए मजदूर बनने की जरूरत नहीं। उसकी बातें धीरे धीरे सबके दिल में उतर गई। अब लीजिए कहानी का मोड़। मोहन अब बड़ा हो रहा था और उसकी पढ़ाई गांव की इज्जत बन चुकी थी। मास्टर जी ने कहा, अगर मोहन आगे पढ़ाई करेगा तो जिला विद्यालय जाना होगा, लेकिन वहाँ पढ़ाई का खर्चा बहुत है। रामलाल के पास पैसे नहीं थे,
घर में बस एक पुराना बैल और कुछ बर्तन थे। गांव वाले भी गरीब थे, मदद कर सकते थे पर बहुत थोड़ी। उस रात चौपाल पर अलाव जल रहा था। दादा ठाकुर ने सबको बुलाकर कहा, बच्चों, यही असली ताकत है, साथ मिलकर खड़े होना। मोहन अकेला था, लेकिन जब पूरा गांव उसके साथ आया तो चमत्कार हो गया। पर याद रखना, असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि शहर की ताकत और भी चाले चलेगी। लालटीन की लौ धीमी हो रही थी। बच्चों की आंखें झुक चुकी थी। नीम की पत्तियों की सरसराहट और अलाव की गर्मी ने उन्हें आधी नींद में पहुंचा दिया था। और सबको पता था कि अगली रात कहानी का नया अध्याय खुलेगा, जहां मोहन की शिक्षा गांव के भविष्य को रोशनी देने वाली थी। बरसात अब धीमी हो चुकी थी। टप टप की जगह बस कभी कभार पानी की बूंदें छत से टपक कर नीचे गिरती थीं। चौपाल में बैठे लोगों की आंखें अब भारी होने लगी थीं। बच्चे अपने माँ बाप की गोद में सिर रखकर सो चुके थे। चूल्हे की आग राख में बदल रही थी और बस हल्की हल्की आंच रह गई थी। बुजुर्ग किस्सा गो ने अपनी लंबी कहानी का आखिरी हिस्सा सुनाना शुरू किया। दोस्तों, उस लड़के ने जब अपने गांव की मिट्टी को माथे से लगाया, तभी उसे असली ताकत मिली। उसने समझ लिया कि कोई भी इंसान चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों न हो, अगर दिल में सच्चाई और भरोसा हो तो राह अपने आप बन जाती है। और हाँ, गांव की चौपाल, ये कहानियाँ, ये ही असली खजाना है। इतना कहते ही सब चुप हो गए। चौपाल पर बस हवा की सरसराहट थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज आई और तालाब से मेढकों की टर-टर। लगा जैसे प्रकृति भी इस कहानी का हिस्सा बन गई हो। बुजुर्ग धीरे धीरे खड़े हुए और अपनी लाठी पर हाथ टिकाकर बोले, अब बहुत रात हो चुकी है, कल फिर मिलेंगे। कहानी वहीं से शुरू करेंगे जहां आज छोड़ी है। लोग मुस्कुराते हुए उठने लगे। कोई अपने बैल को खोल रहा था, कोई अपनी चारपाई ढूंढ रहा था और कोई बच्चे को गोद में लेकर घर की ओर बढ़ रहा था। चौपाल धीरे धीरे खाली हो रही थी। बस बीच में रखा दीपक अभी भी टिमटिमा रहा था। आसमान में बादल छंट चुके थे। चांद की रोशनी तालाब पर गिर रही थी और हवा में एक अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था मानो सारी प्रकृति सुनने वालों को धीरे धीरे नींद की गोद में पहुंचा रही हो। किस्सा गो आखिरी बार बोले, बेटा, नींद सबसे प्यारी दवा है। जब थकान हो तो कहानी सुनते सुनते सो जाना सबसे अच्छा आराम है। उनके ये शब्द कानों में गूंजते हुए धीरे धीरे ललबाए जैसे लगने लगे। सब अपने अपने घर लौट चुके थे। बस रात, चौपाल और आसमान की खामोशी बची थी। धीरे धीरे दीपक भी बुझ गया। हवा रुक गई। झींगरों की आवाज़ और तालाब की ठंडी महक सबको सपनों की ओर ले जा रही थी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट्स में बताओ कि अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली रात फिर एक नई कहानी आपका इंतज़ार कर रही होगी।